हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस कर रहे हैं एलटी मैथ्स और ईएमआरएस एग्ज़ाम के लिए फोकस करते हुए। आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको अलजेब्रा, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अलजेब्रा में सारी कराई हैं। 3 से 4 वीडियोस आ चुके हैं, आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना जाकर। ठीक है, और उसमें हमने डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस ये सारे चैप्टर्स किए हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ये सब कुछ हम कर चुके हैं। वीडियो आपने नहीं देखी तो वीडियोस के सेक्शन में जाना, आपको वो वीडियोस वहाँ पर शो हो जाएंगी। आज के सेशन में हम कैलकुलस की बात करेंगे। कैलकुलस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं पहले आप एक बार ये देख लो। इसमें आपका एक तो लिमिट आता है, ठीक है। लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आता है। लिमिट आपकी होगी सीमा, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी होगी सततता और अवकलनीयता। इसके बाद डिफरेंशिएशन आपका आ जाता है अवकलन। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आते हैं, अवकलन के अनुप्रयोग। इसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रल आपका आता है और डेफिनिट इंटीग्रल आता है। दो तरह के इंटीग्रेशन आते हैं, निश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। इसके बाद आपका एक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी में डिफरेंशियल इक्वेशन आता है और सीक्वेंस सीरीज आपका आता है जो इस पर बेस्ड होता है, सीक्वेंस सीरीज। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज। ये सारे टॉपिक्स कैलकुलस के अंदर आते हैं। आज के सेशन में जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं किससे? लिमिट से। तो लिमिट से स्टार्ट करेंगे, बाकी जितना सेशन लंबा जाएगा आगे के भी टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक हमारी प्रिपरेशन चलती रहेगी। एलटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, ईएमआरएस के लिए क्लासेस चलती रहेंगी। उसके बाद या साथ ही साथ आपको केवीएस और एनवीएस टीयर 1 की क्लासेस भी देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, तो इसलिए आप हमारे साथ अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, चलो आज का सेशन अब हम शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक है, आज के सेशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिमिट की, है ना। तो लिमिट में अगर हम बात करते हैं कि लिमिट यानी कि सीमा जो है ये होती क्या है, व्हाट इज लिमिट। तो लिमिट को हम देखो, लिमिट को हम क्या बोलते हैं, लिमिट को हम कैसे शो करते हैं पहले आप ये देखो। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो x है वो a के पास की वैल्यू हमें देगा। वो एग्जैक्टली a के बराबर नहीं होगा, लेकिन x a को अप्रोच करेगा, यानी कि a के पास की वैल्यू देगा। अब वो a से पहली वैल्यू भी हो सकती है और a के बाद वाली वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, तो एज x अप्रोचेस टू a, ठीक है, तो जब x a को अप्रोच करेगा तो जो f ऑफ x है वो किसके पास पहुंच जाएगा? l के, यानी कि लिमिट के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो इससे हमारी क्या, जब हम इसमें पुट कर देते हैं लिमिट को तो हमें फाइनल लिमिट की जो वैल्यू है वो मिल जाती है। अब इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, लिमिट में भी एक होती है आपकी फाइनाइट लिमिट, एक होती है फाइनाइट लिमिट। तो फाइनाइट लिमिट तो सिंपल है, जिसमें हमें लिमिट की रखने के बाद ये वैल्यू हमें क्या मिलती है? लिमिट में मिलती है, यानी कि रियल नंबर में मिलती है। रियल और फाइनाइट, रियल और फाइनाइट जब हमें वैल्यू मिलती है तो वो हमारी फाइनाइट लिमिट होती है। एक आता है हमारा इनफाइनाइट लिमिट, एक आता है इनफाइनाइट लिमिट। इसमें आपका क्या आता है? इनफाइनाइट लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये आपकी इनफाइनाइट में लिमिट क्या आती है? इनफाइनाइट। अब ये प्लस का इनफाइनाइट भी हो सकता है और माइनस का इनफाइनाइट भी हो सकता है। एक बात आपको बता दूं, ये जल्दी से फॉर्मूला हम देख रहे हैं जिससे हम को क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मान लो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करा दूं तो आप सिर्फ उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाओगे जो उस क्वेश्चन का है। अगर हम फॉर्मूला वगैरह पढ़कर चल रहे हैं तो अगर अलग तरह का क्वेश्चन आता है तो वो भी आप एग्जाम में कर लोगे। तो ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, फॉर्मूलाज भी देखेंगे, इन पर बेस्ड एग्जाम्पल भी, लेकिन फॉर्मूला भी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, एक आपके लिए होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होती है राइट हैंड लिमिट। ये दो तरह की लिमिट्स और होती हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ये जो a से पहली वाली वैल्यूज हमें देता है वो लेफ्ट हैंड लिमिट में आता है। ठीक है, और x अप्रोच करेगा अगर a के बाद वाली वैल्यू को
तो ये हमें राइट हैंड लिमिट के बारे में बताता है। ठीक है, और कोई भी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, ये देखो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट इफ, लिमिट जब एग्जिस्ट करेगी जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई है, ये बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के। तो जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पर आपको लिमिट डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है, 1 की पावर इनफाइनाइट बन रही है, 0 की पावर 0 बन रही है, या इनफाइनाइट की पावर 0 बन रही है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इन कंडीशंस में आप लिमिट डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, पहले आपको सॉल्व करना होता है, फिर आप लिमिट पुट करते हो। फिर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं लिमिट के, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो कि हम क्वेश्चन में डायरेक्टली पुट करते हैं। ठीक है, फिर आपको वहाँ ये नहीं पूछना है कि कैसा है। जैसे इसमें आपका पहला आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू a sin x अपॉन x, ये होती है आपकी वैल्यू 1। इसके बाद दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल्स टू 1। तो sin x बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0 और tan x बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0, इनकी दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी में थर्ड रिजल्ट हम देखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होती है 1/2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखने एज इट इज। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। एक आपकी लिमिट होती है x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। फिर नेक्स्ट की मैं बात करूं अगर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आपकी वैल्यू होती है log a। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आप इनको ज़रूर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इन रिजल्ट्स को ज़रूर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, e की पावर x होता है तो 1 वैल्यू होती है, a की पावर x होता है तो log a वैल्यू होती है। अगली लिमिट देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू होती है 1। अगर log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स में लिमिट पुट करते हैं 0, तो वैल्यू क्या आती है आपके पास, 1 आती है। क्लियर होगी इतनी बात। अगला रिजल्ट है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये होता है e के बराबर, एक्सपोनेंशियल के बराबर। ठीक है, 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स अगर है, लिमिट पुट करेंगे तो e की वैल्यू हमें मिलेगी, क्या मिलेगा, e मिलेगा। और नेक्स्ट आपका रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1/2। तो 1/2 एक तो इसकी होती है रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और 1/2 एक इसकी होती है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और बाकी इसकी होती है e लॉग वाली, और e की पावर x वाले की होती है 1, a की पावर x वाले की होती है log a। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, इन्हीं पर बेस्ड, जैसे पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा, जो हमने साइन वाला फॉर्मूला पढ़ा था उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि साइन एक्स अपॉन एक्स था, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पर है वही यहाँ पर होनी चाहिए, तब लिमिट पुट करके 1 बनेगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें हम ऊपर नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई 5 से, तो ये है साइन 5x अपॉन ये 5x और ऊपर 5 से। ठीक है, 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1, क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट होती है, इंटू 5, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है,
थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आपको समझना है। जहाँ पे ज़रूरत होगी टाइम लेने की विल टेक टाइम, जहाँ पर नहीं होगी वहाँ पर आगे बढ़ेंगे। जैसे अगला एक क्वेश्चन है आपके सामने, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमें क्या पता है, हमें पता है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन, इसमें आपका था, एक सेकंड रुकना, ये था आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 होता है 1/2, यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू है उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि इस क्वेश्चन में आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 9 की, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पर है नीचे उसका स्क्वायर होना चाहिए। दैट मीन्स कि नीचे क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमने नीचे एक्स स्क्वायर तो है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 से हमने नीचे मल्टीप्लाई की तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो ये वाली लिमिट आपकी जो है बन जाएगी इतनी वैल्यू क्या, 1/2 और ये हो जाएगा 9। तो ये आपका 9/2 सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि जो वैल्यू यहाँ है नीचे आपको वैसे ही बनानी है जैसा फॉर्मूला में है। x है तो x का स्क्वायर, अब जैसे यहाँ पर जो ऊपर थी वही नीचे होनी चाहिए, तो हमने इसमें एज इट इज इनको ऊपर 5x है तो नीचे भी 5x हमने बना लिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻²x - 1 अपॉन x, ये है आपके पास। अब हमने फॉर्मूला इसका पढ़ा है क्या, कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए, फॉर्मूला में ये है हमारे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमने लिया लिमिट x टेंस टू 0 e⁻²x - 1, इसको भी 2x कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा क्या, 1, और ये है 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। जस्ट टू रिमाइंड यू दी फॉर्मूलाज, ये हमने छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए जिससे फॉर्मूला हमारे पक्के से बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाए, क्लियर हो जाए। लिमिट x टेंस टू 0 √1 + 4x - 1 अपॉन x, ये अगला क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे, हमने पढ़ा था 1 + x - 1 अपॉन x, लिमिट क्या थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी आपके पास, ये जो हमने पढ़ा था इसकी वैल्यू क्या थी, 1/2, √1 + x - 1 अपॉन 2 इसकी वैल्यू थी। तो देखो इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके रेसिप्रोकल से, ठीक है, ऊपर वाले के रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 1 + 4x - 1 अपॉन x, और ऊपर वाले के उल्टे से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके, तो ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 1 + 4x + 1। ठीक हो गई इतनी बार। अब ऊपर हो जाएगा 1 + 4x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा ऊपर, अंडर रूट में इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा x इंटू 1 + 4x + 1। तो ऊपर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + 4x और ये हो जाएगा -1, और नीचे एज इट इज, तो ऊपर आ जाएगा 4x अपॉन अंडर रूट, अच्छा x से x भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4x है ना ऊपर और नीचे x है तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन अंडर रूट 1 + 4x + 1 हमारा आ गया है। क्या ये यही फॉर्म आ गई है जो हमें पता है, ठीक है, बिल्कुल वही फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। लेकिन एक मिनट देखो, ये आ गया हमारा लिमिट x टेंस टू 0 4 अपॉन अंडर रूट 1 + 4x + 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, लिमिट पुट कर लेते हैं, ये हमारी वो फॉर्म नहीं बची है, सॉरी फॉर दैट, ये अलग फॉर्मूला बन चुका है। बस हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, x जहाँ पर है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4, इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4। अब इसको हम अगर इस फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहें, लिमिट x टेंस टू 0 √1 + x - 1 अपॉन x,
एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, यही फॉर्मूला था क्या, अपॉन एक्स, और ये आपकी इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लगाते हैं, ये क्या था हमारे पास 1 + 4x - 1/x। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, तो ये 4x हो जाएगा इंटू 4। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट रख के x टेंस टू 0, लिमिट रख के वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 4। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2। आंसर क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर भी आपका आंसर आएगा 2, है ना। ये 2 हो जाएगा ना नीचे, 1 + 1 2, 2 से 2 जाएगा 2 बार। तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। एक तो इस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड लिमिट है जो मैंने आपको अभी बताई थी, इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए। तो हमने नीचे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर ली, तो ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है इंटू 4। तो ये 1/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 2। और यहाँ पर हमने इसको रैशनलाइजेशन से सॉल्व किया है, जिसमें हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले का अपोजिट साइन लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हमने सॉल्व किया और लिमिट पुट कर दी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपको दिया है लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। तो पहले काम करते हैं, जो tan x और sin x की एक्सपेंशन है उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, tan x की होती है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एंड सो ऑन। साइन की होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, तो वो हो जाएगा 6 प्लस एंड सो ऑन। ये इसकी एक्सपेंशन होती है। जब हम tan x माइनस साइन x करेंगे, तो tan में से साइन को माइनस करेंगे तो x तो कैंसिल हो जाएगा आपका, या लिख लेते हैं x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 और माइनस एक्स प्लस एक्स 3 अपॉन 6। ये 2 फैक्टोरियल था आपका। ठीक है, तो यहाँ पर x तो x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यूज मिलेंगी x3 अपॉन 3 प्लस x3 अपॉन 6। x3 कॉमन लोगे तो इस कैलकुलेट लेके सॉल्व करोगे, अंदर तो आ जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा x3 अपॉन 2। ठीक है, x3 अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है लिमिट x टेंस टू 0 x3 अपॉन 3 इंटू एक्स क्यूब, ये था, ये यहाँ पर पुट कर दिया। तो आंसर आ जाएगा 1/2। इसका सही आंसर आ जाएगा। एक्सपेंशंस आपको ही पता होनी चाहिए, इनको नोट कर लो। जहाँ पर भी आप नोट्स बनाते हो ना, तो मैथ्स पढ़ते समय चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी क्लास से या पीडीएफ से या नोट्स से, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का एक अलग नोटबुक बनाओ और लिखो। जहाँ पर भी फॉर्मूला है उसको लिख लो। tan x की क्या एक्सपेंशन है, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। tan x की पूरी प्लस में चलती है, ठीक है, और sin x की प्लस माइनस ऐसे चलती है। तो tan x की क्या है, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ऐसे आगे चलती रहती है। साइन एक्स की क्या है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली वैल्यू, फिर 3, फिर 5 ऐसे चलता है पावर में। यहाँ पर भी साइन वाले में भी यही चलता है। बस फिर हमने यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर दी, इनको सॉल्व कर लिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, याद रखना इन एक्सपेंशंस को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम अगले टॉपिक पर अपने, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसका मतलब है आपका कॉन्टिन्यूटी यानी कि सततता और डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता। ठीक है, इसकी अब बात करेंगे। तो कोई भी फंक्शन, देखो कोई फंक्शन है आपके पास f(x), वो कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू ए। कोई फंक्शन f(x) x इक्वल टू ए पर कब कॉन्टिन्यूस होगा, तब लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x किसके बराबर हो जाए, f ऑफ a के, यानी ये जो a की वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तब, और इसके कॉन्टिन्यूस होने के लिए 3 कंडीशंस आपको चाहिए। इसके कॉन्टिन्यूस होने के लिए 3 कंडीशन आपको चाहिए। पहली क्या, कि f ऑफ a जो वैल्यू आए
ये एग्जिस्ट करे, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट ही ना करे, एफ ऑफ ए को एग्जिस्ट करना चाहिए। जो लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x में आप पुट कर रहे हो इसको भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और सेकेंडली दोनों इक्वल होने चाहिए, बोथ आर इक्वल। ये लिखा तो है कि इक्वल होने चाहिए ना इस कंडीशन में। तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर कब कॉन्टिन्यूस होगा, तब आप इसमें लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर ए पुट कर दो, तो इसके बराबर आपको क्या मिल जाए, एफ ऑफ ए मिल जाए। इसमें एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और दोनों ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये आपकी कंडीशन हो जाती है कॉन्टिन्यूटी की। याद रखना इसमें भी लेफ्ट हैंड आपकी लिमिट होती है और राइट हैंड लिमिट होती है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स ये राइट हैंड लिमिट होती है। कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, और ये एफ ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए। ये सार है कॉन्टिन्यूटी का। तो आपका जो फंक्शन है वो सतत होगा, यानी कि कॉन्टिन्यूस होगा। कब, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो फिर राइट हैंड लिमिट निकाल लो, ये बराबर है, और ये एफ ऑफ ए जो यहाँ पर वैल्यू आई है उसके बराबर भी है, तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े। अब देखो कॉन्टिन्यूटी मैंने आपको बता दिया कि कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ ए के। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब कुछ कंडीशंस होती हैं डिसकॉन्टिन्यूटी की, जहाँ पर फंक्शन असतत होता है। डिसकॉन्टिन्यूटी की क्या कंडीशंस हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के ही बराबर नहीं है तो वहीं पर रुक जाओ, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के तो बराबर है, लेकिन ये दोनों एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, तो भी क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। ये भी डिसकॉन्टिन्यूस, ये भी डिसकॉन्टिन्यूस। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई सी भी इनफाइनाइट आ जाए तो भी डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ जाए तो भी डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि इसमें आपको ये कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता। जब वैल्यू रिपीट हो रही होती है ना, ऑक्सीलेट हो रही होती हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है। जैसे साइन 1/x कुछ इस फॉर्म में चल रहा हो, ठीक है, सीरीज के फॉर्म में आगे चल रहा हो, ऑस्किलेटरी फंक्शन होता है, तब भी लिमिट आपकी डिसकॉन्टिन्यूस होती है, ये आपको याद रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट भी कर लेना चाहे, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल से आपको हमेशा, मान लो कोई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस फॉर्म में, तो ये हमेशा क्या होगा, हर जगह पर कॉन्टिन्यूअस होगा। पॉलिनोमियल्स हमेशा क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होगा, ये आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है, रेशनल में अगर p ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स है, ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन क्यू एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में कोई फंक्शन है वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, पर क्यू एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और आगे मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता देती हूँ, ये आपके आपसे थ्योरम की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, एज इट इज़ भी पूछे जा सकते हैं। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूँ, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करती हूँ तो वो भी जो है कॉन्टिन्यूस होते हैं अपने खुद के डोमेन में। ठीक है, जैसे साइन एक्स है, टेन एक्स है, तो ये भी आपके हमेशा कॉन्टिन्यूस होंगे, लेकिन अपने डोमेन में। ठीक है, इन देयर डोमेन ये क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। और आपके जो एक्सपोनेंशियल्स और लॉग होता है, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, और जो लॉग एक्स होता है, लॉग में वैल्यू होती है, ये भी अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये हमने कॉन्टिन्यूटी की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, यानी कि अवकलनीयता की।
डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अब कर लिया, ताकि बात कर लेते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन है, तो कोई भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू ए इफ। ये अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी की हम पढ़ चुके हैं। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तब उसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। इस कंडीशन में ये क्या कंडीशन है, डिफरेंशिएबिलिटी की। x कोई भी फंक्शन f ऑफ x जो है डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू a पर यदि उस फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश a किसके बराबर हो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h के बराबर। इनको बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे तब आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ अब आप नोट कर लो, क्या कि डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में क्या रिलेशन है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, होगा ही। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, है ना। लेकिन कोई कॉन्टिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल हो ही हो, ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये तो होगा ही होगा, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन ये कंडीशन ज़रूरी नहीं कि सच हो। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात, इसको आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे कुछ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स के बारे में बात कर लें, जो नॉन डिफरेंशिएबल हैं, जैसे आपका होता है मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपके पास आती है -1 और राइट हैंड लिमिट आपके पास आती है +1। तो क्या ये डिफरेंशिएबल है, बताओ क्या ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल। आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है वो भी क्या होता है, वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है एट एवरी इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। मॉड x जो है वो x इक्वल 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये आप याद रखना, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई है -1 और राइट हैंड लिमिट +1 है, तो ये क्या हो गया आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x होता है ये आपका हर एक इंटीजर पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अच्छा, अगर हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स मॉड में, साइन एक्स अगर खाली है तो वो डिफरेंशिएबल हो, वो कॉन्टिन्यूअस होता है, वो हमने कॉन्टिन्यूटी की पढ़ी थी। तो अगर मॉड साइन एक्स है तो ये भी मल्टीपल्स ऑफ पाई, पाई के जितने मल्टीपल होंगे ना उन सब पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होता है मॉड साइन एक्स। जैसे 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे एंड सो ऑन, इन सब पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो ये 2-3 चीज़ें बता दी मॉड एक्स के बारे में, मॉड साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बारे में आपको बता दी है, ठीक है। अब जैसे एक बात यहाँ पर देखिएगा, तो हमने ये देखा कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, ठीक है, और ये किसके बराबर नहीं है, एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस तो होगा, ये कॉन्टिन्यूस हो सकता है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ आई बात, ठीक है। ये चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, इस पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी फंक्शन एफ एक्स की एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पर एफ एक्स की आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और एफ एक्स आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, 2 है इसकी वैल्यू जब एक्स की वैल्यू 1 के बराबर है, और x प्लस 1 है इसकी वैल्यू जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इसकी आपकी चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, राइट हैंड लिमिट चाहिए, और एफ ऑफ ए हमें चाहिए होता है। तो देख लेते हैं,
लेफ्ट हैंड लिमिट ही पहले निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि एक से छोटी वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसमें एफ ऑफ 1 निकालेंगे, ठीक है, लिमिट 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1। क्लियर। राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट का मतलब एक से बड़ी के लिए क्या वैल्यू है, x प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा 2। तो जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ही राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब आप पूछोगे ये कैसे किया, ये कैसे किया, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि अगर 1 पे हमें चेक करना है, यहाँ पर दिया है तो 1 से छोटे पे चेक करो और 1 से बड़े पे चेक करो, है ना, दोनों बराबर आते हैं तो फिर एफ ऑफ ए रख कर देख लेते हैं, नहीं आते तो जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अब एक से छोटी के लिए वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर में एक रखना है एक्स की जगह, और एक से बड़ी यहाँ पर है, इसमें हमें एक्स की जगह 1 रखना है एक्स प्लस 1 में। तो वही हमने किया, दोनों पर हमें अलग अलग वैल्यूज़ मिली, 1 नॉट इक्वल्स टू 2, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यूअस आपका हो जाएगा। अब एक अगला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। अब अगले में आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। फंक्शन है आपके पास मॉड एक्स और ये x इक्वल टू 0 पर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे, ठीक है। कैसे करोगे एक बार लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब मॉड एक्स की भी दो वैल्यूज आती हैं, एक आता है प्लस का x जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और एक आता है माइनस x जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। 0 या 0 के बराबर होगी तो प्लस का x, 0 से छोटी होगी तो माइनस एक्स। मॉड से वैल्यू जब बाहर निकलती है तो प्लस माइनस दो चीज़ें हमें मिलती है ना, तो उस बेसिस पर 0 या 0 से बड़ा तो प्लस का एक्स, 0 से छोटा तो माइनस का एक्स। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे। क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या देखा था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच लिमिट, ये वाला फॉर्मूला हमने डिफरेंशिएबिलिटी में देखा था, तो इसमें पुट करते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड में ले रहे हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, आपका था यहाँ पर है एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू क्या है 0, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए क्या है 0 है अपॉन एच, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच, तो ये एफ ऑफ एच आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या यहाँ पर क्या आ जाएगी माइनस एच। देखो इसमें हम रखेंगे ना, इसमें यहाँ से अगर हम निकालते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी कि ए प्लस एच यानी कि 0 प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह आप पुट करोगे 0 प्लस एच, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, मॉड एच मिलेगी। ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड एच माइनस 0 अपॉन एच, ठीक है। अब जो हमारी 0 से कम वाली वैल्यू है उसके लिए क्या एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स, तो ये माइनस एच हो जाएगा अपॉन एच इक्वल टू माइनस 1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखो, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ पर आप रखोगे अगर इसमें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ए, तो ये फिर अगेन आपको क्या मिलेगा 0 प्लस एच, एक्स की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी तो ये आ जाएगा मॉड एच, तो ये आपका आ गया मॉड ऑफ एच माइनस 0 अपॉन एच। अब 0 से बड़ी वैल्यू में, जब 0 से बड़ी वैल्यू हो तो हमें एक्स पुट करना है, तो मॉड एच बाहर आ जाएगा एच माइनस 0 अपॉन एच, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल आपका हो जाएगा एट 0, नॉन डिफरेंशिएबल एट 0। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एफ फंक्शन है मॉड एक्स, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर पुट करके निकालेंगे तो मॉड एच आ जाएगा, 0 प्लस एच करके निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ये 0 माइनस एच थी, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा मॉड में अंदर माइनस भी क्या होता है आपका प्लस होता है, तो ये भी मॉड एच ही आपका आएगा, और ये 0 प्लस एच वाली थी तो ये आपका क्या आ जाएगा 0 प्लस एच तो मॉड एच, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे आपके पास एक क्वेश्चन है कि k की किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन एफ एक्स है
वो कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 2। x बराबर 2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है हमें पता है, लेकिन उसके लिए k की वैल्यू बताओ। तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है और के एक्स प्लस 1 है। ये है जब x की वैल्यू 2 से छोटी और ये है जब x की वैल्यू 2 से बड़ी या 2 होगी। अब यहाँ पर कंडीशन देखो, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑलरेडी बता रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो 2 से छोटे वाले पे एक्स स्क्वायर में रखेंगे और 2 से बड़े वाले में क्या वैल्यू है, के एक्स प्लस 1, यही वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लिमिट रख देते हैं, 2 की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लिमिट पुट कर दो इसमें 4 मिलेगा। यहाँ पर लिमिट पुट कर दो तो 2x प्लस 1 मिलेगा, 2k प्लस 1। तो इक्वेशन आ गई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2k, या 2k इज इक्वल टू 3 और k की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और आते हैं। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस की कंडीशन लगानी है, लिमिट बराबर होती है, बस वहीं पर हम वैल्यूज़ रखते चले गए और हमें वैल्यूज़ मिलती चली गई। और मैंने आपको ये बता ही दिया है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस है वो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी होगी। ठीक है, चलो आगे हम बात कर लेते हैं। अब तक हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो आ जाता है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। ठीक है, तो बेसिक बात कर लेते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स हमें दिया है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाता है एफ डैश एक्स, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन h, इस फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अवकलन क्या होता है, ये डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव हमें रेट ऑफ चेंज बताता है। डेरिवेटिव ऑफ बताता है रेट ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन की दर, फंक्शन में कितना परिवर्तन हुआ है वो हमें रेट ऑफ चेंज बताता है। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, डेरिवेटिव जो होता है। तो ये आपको क्लियर होंगी चीज़ें, उम्मीद करती हूँ। अब कुछ फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बेसिक डिफरेंशिएशन अगर आपने करना है किसी भी टर्म का, तो पावर आगे आ जाती है और पावर में से -1 हो जाता है। इस तरह से मान लो x की पावर 5 का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो 5 आगे आ जाएगा, x 5 में से एक माइनस हो जाएगा, ये आपका डिफरेंशिएशन होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का करना पड़ जाए या डी बाई डी एक्स ऑफ 3, तो हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आपको याद रखना है। बाकी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में दिया है ना, तो कांस्टेंट ऐसे ही रखेंगे और बाकी टर्म का क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। एक आपका डिफरेंशिएशन आ जाता है प्लस वाला और एक माइनस वाला, साथ में ही देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, दो टर्म्स का अगर करना है तो पहले आप एफ डैश एक्स का करोगे, प्लस वाला है तो फिर जी डैश एक्स का करोगे, और माइनस है तो पहले एफ डैश एक्स का माइनस फिर जी डैश एक्स का, यानी कि सिंपल है। एडिशन में सिंपल, आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सिंपल पहले इसका कर लोगे फिर इसका। हाँ, डिवाइड में अगर आपने डी बाई डी एक्स करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, मान लो एफ और जी है, एफ और जी का डिवाइड में करना है तो पहले क्या करोगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड ऐसे ही, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऐसे, ऐसे करते हैं। ये होता है प्रोडक्ट रूल, दिस इज प्रोडक्ट रूल। फिर एक प्रोडक्ट रूल के बाद आपका एक आ जाता है कोशेंट रूल जो आता है, कोशेंट रूल जो आपका आता है, इसमें क्या होता है, मान लो f अपॉन जी है, इनका डेरिवेटिव आपको करना है, तो ये कैसे करते हो, ऐसे करते हो कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला ऐसा ही, माइनस ऊपर वाला ऐसा ही नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, ऐसे ही करके हमने इसको हमेशा याद किया है।
एफ और जी के फॉर्म में भी आप याद कर सकते हो। जो भी ऊपर है पहले उसका डेरिवेटिव, नीचे वाला ऐसे ही, माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रूल हो जाता है। एक आपका चेन रूल होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में एक आपका होता है चेन रूल, जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ, एग्जाम्पल से बता देती हूँ, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले आप इसका करोगे, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। फिर इसका करोगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। तो दिस इज चेन रूल कि अगर इसमें भी x आ रहा है तो बाद में इसका भी तब तक आप करोगे जब तक x की वैल्यू का आप नहीं करोगे, तब तक आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है। ठीक है, अब मान लो जैसे आपके पास है कोई y इज इक्वल टू एक्स की पावर x है। ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, तो इसमें आपको log लेना पड़ेगा, log y इज इक्वल टू log x की पावर x। तो ये x log x हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है। तो अब इसका आप डेरिवेटिव करोगे, log x का करोगे। ठीक है, log x का क्या होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो इसका आप डेरिवेटिव करोगे। अच्छा, log y, अब जैसे यहाँ पर ये आपका बन चुका है, ये log y इज इक्वल टू x log x, log y का 1/y, और फिर इस y का भी करोगे तो y डैश, फर्स्ट ऐसे ही x को फर्स्ट मान लो। ठीक है, log x का हो जाए या log x। अच्छा, एक बात है ना, जब ये वैल्यू और log की वैल्यू, तो log को फर्स्ट टर्म मानना और इसको सेकंड टर्म मानना। तो फर्स्ट टर्म ऐसे ही x का करेंगे तो 1, प्लस फिर x ऐसे ही log x का करेंगे तो 1/x। तो y डैश अपॉन y आपका आ जाएगा log x प्लस 1। y डैश हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा y इंटू लॉग एक्स प्लस 1, और y की वैल्यू क्या थी, x की पावर x log x प्लस 1। तो ये आपको इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। याद रखना, जब log और सिंपल वैल्यू आपके साथ हो कोई भी, तो इसको आप फर्स्ट टर्म मानना, इसको सेकंड टर्म मानना। ठीक है, बाकी मैं देखो सिंपल डायरेक्टली देखो, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन याद कर लेना, रिवाइज आपको मैंने करा दिए हैं। और ये तो आपको मोस्टली याद ही होंगे, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनके और याद रखना। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि प्लस में, ये माइनस में। ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि साइन कॉस वाले एक से हैं, इसमें प्लस है, इसमें माइनस। टेन कॉट वाले एक से हैं, इसमें प्लस है, इसमें माइनस। साइन का क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का क्या है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करा दूँ। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, डेरिवेटिव हो गए हैं। आगे अगर हम बात करें, जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x² -1। तो यहाँ पर आप px/qx देख रहे हो, है ना, क्वोशंट रूल आपका यहाँ पर अप्लाई होगा। तो करते हैं अप्लाई, y डैश क्या हो जाएगा, अब देखो ऊपर वाला का डेरिवेटिव आपको करना है, तो ये हो जाएगा 3x², और नीचे वाला ऐसे ही, फिर ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो x² -1 का हो जाएगा 2x अपॉन नीचे वाले का पूरे का स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव हो गया, बस आपको इसमें
इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 3x⁴ माइनस 3x² माइनस 2x⁴ माइनस 2x अपॉन x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको सिर्फ देखना ये है, 3 में से 2 गया, पावर बचेगी 4, 3x² माइनस 2x के कितना ऑप्शन में कितना सिंप्लीफाई करके दिया गया है, ये आपका इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन y इक्वल टू एक्स की पावर x का, तो ये बन जाता है आपकी पावर a की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a, और a की वैल्यू क्या है, x की पावर x log a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a की वैल्यू क्या है log x। ठीक है, फिर आपका किसका करोगे आप, ये तो a की पावर x का हो गया है, फिर आप करोगे, हाँ देखो इसको ना इससे नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन आपका लॉग लेके सॉल्व होगा, दोनों साइड लॉग लेंगे तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर x, log y इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा log x। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं दोनों साइड। ठीक है, टेकिंग डेरिवेटिव, तो ये आपका हो जाएगा log y का टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा log y का 1/y dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लो तो फर्स्ट ऐसे ही x का करेंगे तो 1 प्लस फिर x ऐसे ही इसका करेंगे तो 1/x, तो ये आपका आ जाएगा 1/y dy/dx को हम लिखते हैं y डैश इज इक्वल टू log x प्लस 1, तो y डैश यहाँ से क्या आ जाएगा y इंटू log x प्लस 1, और y डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी y की वैल्यू क्या है x की पावर x, तो x की पावर x 1 प्लस log x, आपका ये आंसर आ जाएगा dy/dx आ जाएगा जो आपको निकालना था। एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, y है आपके पास √1 प्लस x², तो इसको आप लिख लो 1 प्लस x² की पावर 1/2। अब डेरिवेटिव ले लो, x की पावर n का जो फॉर्मूला बताया था nx n-1, तो पावर आगे आ जाएगी 1 प्लस x² की पावर 1/2 -1 हो जाएगा, और 1 प्लस x² का भी डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा जो कि 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x/√1 प्लस x², इसको नीचे ले जाएंगे -1/2 हो जाएगी पावर, तो ये नीचे आ जाएगी, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास x² साइन x³। ठीक है, ये हम ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल से होगा, तो y डैश डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या होगा, फर्स्ट ऐसे ही इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, तो फर्स्ट आपका ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस फिर x² ऐसे ही साइन x का होता है cos x, फिर x³ का करेंगे तो 3x², तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन 2x साइन x³ प्लस 3x की पावर 4 cos x³, ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप रूल समझ गए तो आप आसानी से कर सकते हो। आपके सामने क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10x/x, इसका कैसे करोगे, इसका कोशेंट रूल से करो, ऊपर वाली टर्म का पहले करना है तो 10x का हो जाएगा sec²x, x ऐसे ही प्लस फिर 10x ऐसे ही, x का क्या हो जाएगा 1 नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा x sec²x माइनस प्लस 10x अपॉन माइनस होता है इस फॉर्मूले में ऊपर, तो ये हो जाएगा -x²। तो ये आपका सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया। एक आपको कुछ इस तरह से डेरिवेटिव इक्वेशन की फॉर्म में निकालने के लिए दे सकता है x² प्लस y² इक्वल टू 25, डेरिवेटिव ले लो दोनों साइड तो 2x हो जाएगा,
ये 2y/dy/dx हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑलरेडी x है ना, इसलिए हम इसको अब ऐसे नहीं लिखते, ये y है और विद रिस्पेक्ट टू x होना है, तो ये, और 25 का हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट का होता है 0। तो ये आपका 2x इक्वल टू -2y/dy/dx हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का x/y। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर लो। अब एक आप इन्वर्स का देख लेते हैं। y की वैल्यू आपको दी है साइन इनवर्स 2x। साइन इनवर्स x का क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो y डैश क्या हो जाएगा यहाँ से, 1/√1 माइनस एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 2x, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ये आ जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, फर्दर 2x का भी तो करोगे, तो 2x का हो जाएगा 2, तो 2/√1 माइनस 4x² आपका आंसर हो जाएगा। जो ये आपका x की जगह जो वैल्यू दी होती है ना, मान लो 2x दिया है या 3x होता, तो ये फॉर्मूला आपने लगा दिया, फिर आपको इस 2x का भी करना होता है, तो 2 3x होता, तो 3x का होता 3, मान लो यहाँ होता 2x², तो ये पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद आप 2x² का क्या करते, 4x करते। तो ये भी आपको फिर इसका करना होता है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब एक सिंपल सा एक और क्वेश्चन है आपके सामने। x आपको दिया है cos t, y आपको दिया है sin t, और आपको dy/dx चाहिए। क्या चाहिए, dy/dx। तो इस कंडीशन में dy/dx की क्या वैल्यू होती है, dx/dt इंटू dt/dy। ये तो यहाँ से आपको dx/dy मिल जाता है। ठीक है, इस कंडीशन से तो x का t के रिस्पेक्ट में तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ t है तो dx/dt मिलेगा। cos t का हो जाएगा माइनस साइन t, यहाँ से dy/dt क्या मिलेगा, साइन t का हो जाएगा cos t। t का भी करेंगे तो t का तो 1 होगा, इसलिए हम नहीं कर रहे, t का यहाँ पे 1 होगा। तो अब ये फॉर्मूला लगा दो जो यहाँ पर हमने लिखा है, dx/dt माइनस साइन t है, और इसके अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, dx/dt इंटू dt/dy चाहिए, तो dt/dy क्या हो जाएगा यहाँ से, 1/cos t, तो इंटू 1/cos t हो जाएगा, इंटू 1/cos t। 1/cos t का क्या मतलब है, 1/cos t, चलो 1/cos t लिख सकते हैं। ये हमें क्या मिल रहा है, dx/dy मिल रहा है, dx/dy है, dx/dy हमें चाहिए dy/dx, तो इसको उल्टा कर दो, ये माइनस का cos t ऊपर और अपॉन साइन t, तो ये आ जाएगा आपका माइनस cot t। cot t आपका सही आंसर हो जाएगा, ये dy/dx का फॉर्मूला है। ठीक है, तो dy/dx का फॉर्मूला इस टर्म में एक बार लिख लो आप, dy/dt अपॉन dx/dt, ये इसका फॉर्मूला है। ये मैंने आपको dx/dy का बता दिया था, dy/dx हमें चाहिए होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतनी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये सारे मोस्टली मैंने जो भी फॉर्मूला आपको बताए थे उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको सभी के बता दिए हैं। ठीक है, एक अब बात कर लेते हैं रोल्स थ्योरम की, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रोल्स थ्योरम की क्या कंडीशन होती है कि अगर f(x) जो है वो पहली चीज़ कॉन्टिन्यूअस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ b के बराबर है, तो वहाँ पर कोई c एग्जिस्ट करेगा जो कि a और b में बिलोंग करेगा, तो f डैश c किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। f डैश c किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन है। अगर कॉन्टिन्यूअस है ए बी पर, डिफरेंशिएबल ए बी पर, और एफ बी के बराबर है, तो वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा सम c जो कि ए बी में बिलोंग कर रहा है, तो कंडीशन क्या बनेगी, f डैश c किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपके पास फंक्शन दिया है x² माइनस 4x प्लस 3, और किस पर दिखाना है इसको, 1,3 पर। ये एक पॉलिनोमियल है, और मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हमेशा डिफरेंशिएबल भी होगा।
तो ये चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब आपको सिर्फ f(1) = f(3) प्रूव करना है, ये चेक करेंगे। ये पॉलिनॉमियल की इक्वेशन है। पॉलिनॉमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, तो 2 कंडीशन तो ये चाहिए होती हैं। तीसरी f(a) = f(b) हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर 1 रखो, इसमें 1 - 4 + 3, 3 रखो, इसमें 9 - 12 + 3, तो दिस विल बी इक्वल 0 मिल रही है दोनों में। तो अब डेरिवेटिव के लिए f'(c) = 0 हमें करना है, यानी इसका पहले डेरिवेटिव निकालो। तो f'(x) क्या हो जाएगा, 2x - 4, फिर इसमें x की जगह क्या रख दो, c रख दो, x की जगह रख दो c, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2। इसका मतलब है कि ये c = 2 की वैल्यू होगी, जो कि अब ये बताओ, ये जो 2 वैल्यू है क्या इंटरवल 1 और 3 के बीच आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली क्या थी, कॉन्टिन्यूस हो, दूसरा डिफरेंशिएबल, और ये इसके बराबर हो, तीनों आ गई कंडीशन, ये भी और ये भी। फिर हमें क्या करना है, f'(c) को 0 पुट करना है। 0 पुट करने के लिए हमें पहले f'(x) तो चाहिएगा, तो हमने क्या किया, पहले f'(x) निकाल लिया यहाँ से, फिर इसमें x के प्लेस पर c पुट कर दिया, और कंडीशन क्या है कि f'(c) को 0 पुट करो, 0 पुट कर दिया। कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिली, 2। क्या 2 इस इंटरवल में फॉल कर रहा है, कर रहा है, 1 2 3 बीच में आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर रोल्स थ्योरम क्या होती है आपकी, सेटिस्फाई होती है। एक ये और समझ लो, मीन वैल्यू थ्योरम जो होती है उसकी क्या कंडीशन है। तो कोई फंक्शन f जो है अगर, तो वो अगर कॉन्टिन्यूअस है ए बी पर, डिफरेंशिएबल है क्लोज ओपन ए बी में, तो वहाँ पर कोई c एग्जिस्ट करेगा जो कि a और b में बिलोंग करेगा। तो वहाँ पर क्या था, रोल्स में f'(c) किसके बराबर था, 0 के। यहाँ पर बराबर होगा ये f(b - f(a) अपॉन b - a के। ये है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम। जैसे मान लो फंक्शन आपके पास है, तो यहाँ पर आप मीन वैल्यू थ्योरम को समझ गए होंगे, ठीक है, कि इसकी कंडीशन क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और f'(c) की वैल्यू क्या होनी चाहिए, f(b - f(a) अपॉन b - a। अब इसका एग्जाम्पल देखो, f(x) की वैल्यू आपके पास है log x, और आपको इसे डिफरेंशिएबल दिखाना है किस पर, ऑन 1, e, इस पर आपको इसको डिफरेंशिएबल दिखाना है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको देखो कॉन्टिन्यूस दिखाना है, ठीक है, इसमें कॉन्टिन्यूस दिखाना होता है, डिफरेंशिएबल दिखाना होता है, साथ ही साथ ये वाली कंडीशन f'(c). तो इस वाली कंडीशन के लिए आप क्या करोगे, तो इसमें क्या था, इसमें आपको ये गिवन है कि ये जो है फंक्शन f(x) है, ये 1 और e पर क्या है, कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी है। तो आपको यहाँ से निकालनी किसकी वैल्यू, c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू के लिए f'(x) निकालना होगा। तो log x क्या होगा, 1/x। इस x के प्लेस पर c पुट करके निकालो, तो ये आ जाएगा 1/c आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो थर्ड वाली कंडीशन है इसमें रखते हैं, f'(c) कितना है, 1/c, ठीक है, और f(b) कितना होगा, f(e) - f(1) अपॉन e - 1, ये तो होगा। f(e), इसमें e रख दो तो log e हो जाएगा, इसमें 1 रख दो तो log 1 हो जाएगा, और अपॉन में e - 1। 1/c = log e की वैल्यू होती है 1, ठीक है, और log 1 होता है 0 अपॉन e - 1। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी e - 1। ये आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो भी क्वेश्चंस चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपको समझ आई होंगी, ठीक है, क्लियर हुई होंगी अच्छे से, ठीक है। ये उम्मीद आपसे है मुझे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अच्छा रिवीजन आपका हो गया होगा आज के सेशन में। तो इसी तरह से एडडी का एग्ज़ाम तो आपका बहुत पास है, जिन्होंने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए हैं, एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए एडमिट कार्ड आप ज़रूर देख लेना कि कहाँ पर आपका सेंटर है। तो अब बहुत कम समय एलटी के एग्ज़ाम में है, फिर इसके बाद ईएमआरएस का आपका एग्ज़ाम है 14 को मैथ्स का। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो, ज़्यादा समय एग्ज़ाम में नहीं है। फिर आपको KVS एनवीएस के Tier 1 की भी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अभी तो क्योंकि अपना सब्जेक्ट पर ही आपको फोकस करना है, ईएमआरएस में आपको और भी चीज़ें करनी है, तो हर चीज़ को जितना टाइम आपको एलोकेट करना है वो ज़रूर करो, लेकिन हर सब्जेक्ट पढ़ो। ईएमआरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है आपको, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सारी अपडेट्स के लिए, ठीक है। और अपने डाउट्स भी आप वहाँ पर पूछ सकते हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।